और वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनसे कुछ ही दूरी पर अर्पिता नीचे फर्श पर बेहोश पड़ी होती है। अप्पू क्या हुआ? और वो घबरा जाते हैं और दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं। वो उसे उठाते हैं तो एक पल को सिहर जाते हैं। अर्पिता, तुम्हारा शरीर तो बर्फ की तरह बिल्कुल ठंडा है, मुझसे उठाया भी नहीं जा रहा, इतना ठंडा। अप्पू सुनो ना, मुझसे बात करो अप्पू, कुछ तो बोलो ना। अर्पिता सुनो ना। शान उसे आवाज लगाते हुए बोली। चेंज, कपड़े ठंडे। अर्पिता उठो ना, मैं कैसे करूं ये सब, उठ जाओ अप्पू। शान हड़बड़ाने लगते हैं। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वो उसके हाथ पैर मलने लगते हैं, लेकिन एक इंसान कैसे क्या करे। वो अपना फोन निकालते हैं और रिजॉर्ट के रिसेप्शन पर कॉल कर फौरन डॉक्टर को अरेंज करने के लिए कहते हैं। हेलो, अभी कभी डॉक्टर को प्रशांत मिश्रा रूम में भेजिए प्लीज। यस सर, यस सर। फोन की दूसरी ओर से आवाज आई। अर्पिता देखो, उठ जाओ, अब मुझसे धैर्य नहीं रखा जा रहा, बहुत हो गया, उठ जाओ अप्पू, शान ने कहा। उनके चेहरे पर डर और दर्द दोनों दिख रहे हैं। वहीं अर्पिता बेहोशी में। शान बस इतना ही कह पाती है। इतने में डॉक्टर वहां आ जाते हैं और अर्पिता की नब्ज चेक कर इक्विपमेंट्स उपयोग कर बताते हैं, इनकी पल्स कम हो रही है, इनकी चेतना खो रही है, ये किसी बात को लेकर बहुत तनाव में है, इसे अपने को खोने का डर इनके दिल में हावी हो रहा है। आप इतना समझिए, दवा से ये बस मशीन की तरह चल फिर लेंगी, लेकिन इनकी चेतना नहीं जागेगी। प्यार की दवा प्यार ही होती है, अब जो भी कीजिए आप खुद कीजिए, डॉक्टर ने कहा। और अपने सारे इक्विपमेंट्स लेकर वो वहां से निकल जाते हैं। अब मैं क्या करूं अप्पू, तुम ही बोलो ना। इतनी परवाह केयर करने के बाद भी तुम ये नहीं समझी कि शान ने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और तुम मेरे मजाक को सीरियस ले गई। अप्पू उठ जाओ ना, मैं आगे से ऐसा मजाक कभी नहीं करूंगा, उठ जाओ ना। शान हम नहीं जाना चाहते, लेकिन माँ आप उनसे कहिए ना कि हम एक्सेप्ट कर लें। शान हम कैसे रहेंगे हम, शान माँ। अप्पू बड़बड़ाने लगती है। शान सुनो ना। अर्पिता, माँ ने फिर तुमसे कुछ कहा और तुम इतना डर गई हो? नहीं, उठ जाओ ना मेरे लिए प्लीज यार। ये कहते हुए शान की आंखें भर आती हैं और वो अर्पिता का हाथ थामते हैं तो अर्पिता अपनी उंगलियों को कस लेती है। सॉरी अप्पू, अब कोई विकल्प नहीं है, प्यार की दवा प्यार ही हो सकती है, मुझे तुम सही सलामत चाहिए, बस मैं जो कर रहा हूँ उसके बाद तुम मुझे माफ नहीं करोगी, लेकिन ये जरूरी है अप्पू, शान ने कहा। और उन्होंने अर्पिता को गले से लगा लिया। गुजरते पल के साथ शान अर्पिता को खुद में समेटे हुए अपने रिश्ते को पूर्ण करते हैं। समय गुजर जाता है, अर्पिता की मूर्छा टूटती है और वो आंखें खोलती है और शान को अपने इतने करीब देख खुद की ओर देखती है। स्वयं को अस्त व्यस्त पा वो सब समझ जाती है और खुद को व्यवस्थित कर उठकर घड़ी देखती है। सुबह के 5 बज चुके हैं। शावर ले वो बाहर चली आती है, जहां शान खामोशी से उससे नजरें चुराकर शावर लेने जा रहे हैं। सब समझकर अर्पिता शान के पास जाकर कहती है, गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है पतिदेव, आपका अधिकार है। और अर्पिता की बात सुन शान ने अर्पिता की ओर देखा जो मुस्कुरा रही होती है। उसकी मुस्कुराहट देख शान बोले, तो तुम्हें सच में कोई परेशानी नहीं अप्पू? अर्पिता मुस्कुराते हुए, ना पतिदेव जी, पत्नी है हम आपकी, नाराजगी का तो प्रश्न ही नहीं है। अर्पिता की बात सुन शान उसे गले लग जाते हैं और बोले, मैं कल कितना डर गया था अर्पिता, तुम कुछ नहीं बोल रही थी, आगे से मत करना ऐसा अप्पू। शान सुनिए ना, शान जो हुआ उसे भूल जाओ ना, और इतना याद रखो शान कि आपकी अर्पिता सांसें छोड़ सकती है लेकिन शान को नहीं। आकर इसका जवाब देता हूँ अप्पू, शान ने मुस्कुराते हुए कहा और वो अंदर चले जाते हैं। अर्पिता तैयार हो जाती है और मन ही मन कहती है, हमें इस बात से खुशी हुई शान कि हमारा रिश्ता अपूर्ण नहीं रहा, अब हमें जाना होगा इस जहां से दूर, उसकी रिवायतों से दूर। इतने में अर्पिता उठी और आगे दरवाजे की ओर बढ़ती है। उसकी पायलों की आवाज सुन शान बोले, अप्पू अकेले बाहर नहीं जाना, मैं बस अभी आया, ठीक है? हाँ शान, अर्पिता रुकते हुए बोली और बड़बड़ाते हुए पायलों को देख बोली, तुम हर बार हमारी चुगली कर देती हो। इतने में शान बाहर चले आते हैं और अर्पिता को देख उसके पास आकर उससे कहते हैं, बहुत बहुत सुंदर लग रही हो। और अर्पिता शर्मा जाती है। शान को रात की बेहोशी वाली बातें याद आ जाती हैं तो वो गंभीर होकर बोले, अप्पू अब सच सच बताओ, माँ ने तुमसे कुछ कहा ना? माँ ने तुम्हें अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया ना? और शान की बातें सुन अर्पिता चौंकते हुए बोली, आपको कैसे पता शान? क्योंकि कल तुम यही बड़बड़ा रही थी। वो तो बस यूं ही। शान उसके पास आए और उससे बोले, अर्पिता किसी के मानने या ना मानने से हमारा सच नहीं बदलेगा, तुम मेरी पत्नी हो, ये बात सच है, उन्हें जो समझना है समझने दो तुम, ठीक है? ठीक है शान, अर्पिता ने कहा। और मसूरी के प्राकृतिक सौंदर्य में शान और अर्पिता अपने जीवन के कुछ अतरंग लम्हे चुराते हैं और उन्हें अपने दिल में सदा के लिए संजो लेते हैं। घड़ी पल क्षण कुछ समय बाद दोनों मसूरी की वादियों में गुनगुनाते हुए घूमते हैं। शान चलो ना वहां चलते हैं, वो देखो पैराशूट की मदद से आसमान में उड़ते लोग, ये दृश्य कितना अच्छा लग रहा है ना? अर्पिता ने खुश होते हुए शान से कहा और उसके चेहरे की खुशी देख शान बोले, तुम्हें घूमना है ऐसे? ना शान, हमें डर लगता है। ठीक है, अगर मन हो तो चल सकती हो, मैं साथ तो हमेशा ही हूं ना। हम जानते हैं शान, फिलहाल अब हमें कहीं नहीं जाना क्योंकि अभी हमारा मन आपको तंग करने का है, तो अलसाओ नहीं, पकड़ कर दिखाओ। कहते हुए अर्पिता क्लिफ की एंड की ओर देखती है और उस तरफ दौड़ती जाती है। थोड़ा आगे बढ़ पीछे मुड़ देखती है और शान मुस्कुराते हुए उसके पीछे ही आ रहे हैं। वहीं दौड़ते हुए उसकी आंखें भर आती हैं और उसे एक ही दिशा में दौड़ते हुए देख शान रुककर तेज आवाज लगाते हैं,
अर्पिता रुक जाओ, मैं हार गया, प्लीज वापस आ जाओ। लेकिन अर्पिता नहीं रुकती। अर्पिता नहीं रुकती, दृढ़ निश्चय कर आगे दौड़ती जाती है और मन ही मन कहती है, शान, अब हम नहीं रुक सकते। आप और आपकी माँ और हमारे परिवार के मान के लिए हमें ये कदम उठाना ही होगा। हमारा साथ इतना ही था शान, नियति को हमारा साथ ही मंजूर नहीं है। अर्पिता, तुम रुक क्यों नहीं रही हो? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? अपू, आगे पहाड़ी का एंड है, रुको अपू। शान ने अर्पिता को देखते हुए खुद से कहा और तेज आवाज में बोले, अर्पिता रुको प्लीज। और उसकी आवाज सुन आसपास मौजूद लोगों का ध्यान उनकी ओर जाता है और वो भी अर्पिता की ओर दौड़कर आते हैं। अर्पिता रुक जाओ, शान ने कहा और वो वहां से दौड़ लगा देते हैं। वहीं अर्पिता आगे बढ़ती है। आगे एक पत्थर पड़ा होता है जिससे ठोकर खाकर वो वहीं गिर जाती है और उसके पैर से एक पायल निकल जाती है जिस पर वो ध्यान नहीं देती। वो दोबारा उठती है और आगे बढ़ती है और क्लिफ के किनारे पहुंचकर ही रुकती है और मुड़कर शान की ओर देखती है। अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहती है, ठाकुर जी, आपने हमें सब कुछ दिया लेकिन हमारे प्यार का साथ नहीं दिया। इतनी मजबूरी और परेशानियां भर दी हमारे जीवन में कि हम ये आत्महत्या जैसा अपराध करने पर विवश हो गए। हम आपको नहीं मानते थे लेकिन शान के कारण आप पर विश्वास होने लगा है। हमारी आपसे इतनी विनती है कि शान को टूटने नहीं देना, उनका साथ मत छोड़ना। इस जहां में अच्छे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, उन पर इतनी कृपा रखना कि वो अपनी अच्छाई को कभी ना छोड़ें। धन्यवाद, कहकर उसने हाथ जोड़े और माथे से नवाए और शान की ओर देखा जो उसके पास पहुंच चुके हैं। अपना हाथ उठाकर वो कान पकड़ती है और भरे हुए नैनों से शान को देखती है और फिर तुरंत मुड़ती है और नीचे क्लिफ से कूद जाती है। अर्पिता नहीं! शान शॉक्ड हो चीखते हैं। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या से क्या हो गया। अर्पिता! चिल्लाते हुए वो आगे बढ़ते हैं और क्लिफ के एंड के पास पहुंचने से पहले ही कुछ लोग आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। अरे भाई छोड़ो मुझे, शान ने लोगों से जूझते हुए कहा और नीचे की ओर देख चिल्लाते हुए बोले, अर्पिता कहाँ हो तुम? ठीक तो हो ना अप्पू? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो अप्पू? आवाज दो, देखो बहुत हो गया। सुन रही हो ना अर्पिता? अर्पिता! और वो लोगों की पकड़ से छूटने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। वो तेज आवाज में कहते हैं, अर्पिता कहाँ हो तुम? देखो तंग मत करो, आ जाओ अप्पू, प्लीज आ जाओ।
वहीं बैठे होते हैं कि उनकी नज़र अर्पिता की पायल पर पड़ती है और वो उसे उठा लेते हैं। शान उससे बातें करने लगते हैं। अर्पिता, तुमने वादा किया था ना कि शान की अर्पिता अपनी सांसें छोड़ सकती है, लेकिन शान को नहीं। वो तुमने इसलिए किया था ताकि तुम ये बेवकूफ़ी कर सको। कोई और माने या ना माने, मुझे पता है कि तुम लौट कर आओगी और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। प्लीज़ लौट आओ, शान ने कहा। उसके आंसू थम नहीं रहे हैं और वो बस एक टक क्लिफ की ओर निहारते जाते हैं। यूवी सुनो, वहाँ कुछ हुआ है क्या? देखो ना, वहाँ कितने सारे लोग जमा हैं, हम लोग चलकर देखें क्या? पूर्वी ने शान को घेरे खड़े हुए लोगों को देख साथ चल रहे युवराज से कहा। यूवी सामने देखते हुए बोला, लग तो ऐसा ही रहा है पूर्वी, चलो देखते हैं क्या बात है, और हाँ, ध्यान से चलना। हाँ ठीक है, पूर्वी ने कहा और वो सदे कदमों से चलते हुए लोगों के पास आए और उनसे पूछने लगे, क्या हुआ भाई यहाँ? और उनकी बात सुन एक व्यक्ति बोला, पता नहीं लोग घर का झगड़ा घर में ही क्यों नहीं सुलझाते। इन जनाब की बीवी से झगड़ा हो गया और वो भी गुस्से में आकर यहाँ से कूद गई। अब ये तो वही बात हो गई कि करे कोई और बदनाम हो ये टूरिस्ट प्लेस। हादसा होना एक अलग बात है, लेकिन स्वयं जानबूझकर मृत्यु को गले लगाना ये तो और ही अलग बात है। लोगों की बातें सुन पूर्वी ने शान की ओर देखा तो वो चीखते हुए बोली, प्रशांत सर, आप यहाँ? वो धीरे धीरे आगे आई और प्रशांत के सामने आकर बोली, सर आप यहाँ कैसे, और किससे झगड़ा हो गया आपका? शान ने पूर्वी की ओर देखा और उसे वहां देख वो बोले, किसी से नहीं पूर्वी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये पहाड़ी इलाका है, ऐसी अवस्था में क्या जरूरत थी तुम्हें? शान अपना दर्द भूलकर पूर्वी के बारे में सोचने लगते हैं, जिसे देख वहां मौजूद लोग फुसफुसाते हुए कहते हैं, अभी तो ये इतनी जोर से क्रंदन कर रहा था और अभी दूसरे ही पल इसका रवैया ही बदल गया। चलो भाई, इनकी माया ये ही जाने, अब इनसे तो पुलिस ही निपटेगी। आत्महत्या के लिए उकसाने का केस चल सकता है इस पर। नहीं तो तुम ही सोचो कि भला हनीमून पर आया एक वैवाहिक जोड़े में कोई आत्महत्या क्यों करेगा? कुछ तो कहा होगा ना इसने। लोगों की बातें सुन पूर्वी बिफरते हुए कहती है, आप लोग जानते कितना हो इस इंसान को जो इनके विषय में कुछ भी अंट संट बोले जा रहे हो। मैं जानती हूँ, शागिर्द रही हूँ इनकी। अरे जिसके हाथों में और जीवन में संगीत रचता बसता हो, वो किसी को आत्महत्या के लिए कैसे उकसा सकता है? जो भी हुआ उसके पीछे भी कई वजह हो सकती है। हो सकता है यहाँ किसी ने उनके साथ कुछ ओछी हरकत कर दी हो, या फिर उनका पारिवारिक कोई मसला हो सकता है। जाने न जाने बस अपनी ही ताने। और भी प्रसादी लेनी है तो मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं इस इंसान जितनी धैर्यवान नहीं हूँ जो बिन बात किसी को कुछ बोलता नहीं है। आप लोग पहले अपने घर के मसले सुलझा लो, फिर किसी और के बारे में ओपिनियन बनाना। पूर्वी की बात सुनकर वो लोग एक एक कर खिसक जाते हैं और उनके जाते ही पूर्वी यूवी से बोली, युवराज, इन्हें हमें घर लेकर चलना होगा। ये हमारे गुरु हैं जिन्होंने हमारी शादी कराई ना, परम जी, उनके बड़े भाई प्रशांत यही हैं। ठीक है, कहते हुए यूवी शान को उठाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने यूवी को देखा और बोले, मैं कहीं नहीं जा सकता। अर्पिता वापस आई और मैं नहीं मिला तो मुझ पर गुस्सा करेगी। और शान की बात सुन पूर्वी बोली, सर अर्पिता मतलब अर्पिता मैम, वो भी यहाँ आई हैं? वो भी यहाँ आई हैं पूर्वी, वो ही सबसे नाराज होकर यहाँ से कूद गई है पूर्वी। मैं कब से उसे बोल रहा हूँ, बहुत तंग कर लिया मुझे, अब वापस आ जाए। शान की बात सुन पूर्वी समझ जाती है कि प्रशांत सर और अर्पिता मैम यहाँ घूमने आए हुए हैं और अभी सर को अकेले छोड़ना सही नहीं है। सर आप मुझे अपना फ़ोन देंगे? फ़ोन? ठीक है, लो। कहते हुए शान ने पूर्वी को अपना फ़ोन निकाल कर दे दिया, जिसे अनलॉक करा पूर्वी उसमें शोभा ताई जी का नंबर डायल करती हैं। शान से थोड़ा दूर एक तरफ वो चली जाती है और शोभा से कहती है, हेलो जी आंटी जी प्रणाम, मैं पूर्वी मसूरी से। आप जल्द से जल्द मसूरी आ जाइए, प्रशांत सर को आपकी बहुत ज़रूरत है। पूर्वी की बात सुन शोभा हड़बड़ाकर पूछते हुए बोली, लेकिन क्या हुआ है पूर्वी? प्रशांत और अर्पिता दोनों ठीक तो हैं? बताओ, मेरे बच्चे ठीक हैं? आंटी जी, अर्पिता मैम वो पहाड़ी से नीचे गिर गई हैं और सर बहुत परेशान है। आप प्लीज़ जल्दी से आ जाइए और इन्हें यहाँ से ले जाइए। हे ठाकुर जी, प्रशांत, अर्पिता, ठीक है हम अभी निकलते हैं, आप तब तक प्रशांत का ध्यान रखना। कहते हुए वो फ़ोन कट कर देती हैं। मुझे यहाँ से निकलना होगा, प्रेम की यहाँ ज़रूरत है, परम को लेकर निकलती हूँ। सोचते हुए शोभा ने परम को फ़ोन लगाया और बोली, परम अभी के अभी हमें मसूरी के लिए निकलना है, जो भी काम कर रहे हो उसे पेंडिंग में डालो और चलो। शोभा की बात सुन परम घबरा जाते हैं और बोले, माँ, मसूरी? प्रशांत भाई के पास? क्या हुआ? सब ठीक तो है? यूं अचानक से आपने जाने का प्रोग्राम कैसे बना लिया? परम, रास्ते में बताती हूँ, फिलहाल निकलो वहां से, शोभा ने डपटते हुए कहा और फोन रख दिया। ठीक है, परम ने कहा और अपने मैनेजर को बोल वहां से निकल एयरपोर्ट पहुंचते हैं। शोभा प्रेम को फोन पर बताकर वहां से निकल जाती हैं। दोनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जहां संयोग से प्लेन की टिकट भी मिल जाती है, जो कुछ देर बाद की ही होती है। वहीं मसूरी में कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है, जिसे परिचय होने के कारण पूर्वी और यूवी सब संभाल लेते हैं। एक सर्च टीम को नीचे भेजते हैं, जहां वो अर्पिता की तलाश में जुट जाते हैं। सांझ ढलने जा रही है और झुटपुटा होने लगता है, लेकिन शान पूर्वी और यूवी के साथ कहीं भी जाने को तैयार नहीं होते। ये देख यूवी शान से बोले, भाई मैं जानता हूँ आप यहाँ अर्पिता जी के इंतजार में बैठे हो, लेकिन ये भी तो सोचो, वो वापस आई और आपको यूं परेशान देखेंगी तो उन्हें कितना दुख होगा। मेरी बात मानिए, कम से कम रिजॉर्ट में जाकर ही उनका इंतजार कीजिए। यूवी की बात समझ शान चुपचाप उठकर रिजॉर्ट की ओर बढ़ जाते हैं। रिजॉर्ट में पहुंच वो अपने कमरे में जाते हैं और बेड पर जाकर बैठते हैं। कमरे में रखा हेडफोन, अर्पिता का पहना हुआ वो लॉन्ग जैकेट, सब उन्हें मिलकर चिढ़ाते हुए लग रहे हैं। वो अब बिल्कुल शांत हो चुके हैं।
सारा सामान समेटकर पैक कर वो एक ओर रख देते हैं और अर्पिता की पायल को देखने लगते हुए वो बड़बड़ाते हुए बोले, अर्पिता, तुम जरूर लौट कर आओगी और जब आओगी तब तुमसे पूछूंगा कि क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों अपनी शान पर भरोसा नहीं किया तुमने, क्यों तुमने माँ के लिए मुझे यूं अकेला छोड़ने से पहले बिल्कुल नहीं सोचा। तुम्हारी सांसें तुम्हारी खुद की नहीं थी अप्पू। अप्पू, तुम तो फाइटर हो ना, यूं ही हार नहीं मान सकती तुम। तुम्हें आना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा अर्पिता। कहते कहते उनकी आंखें एक बार फिर छलक आती हैं। समय गुजरता है और वो वहीं कमरे की खिड़की से एक टक बाहर क्लिफ की ओर देखने लगते हैं। प्रशांत, बच्चे, शोभा ने कमरे में आते हुए प्रशांत से कहा। शान ने आवाज सुनी और अपनी बड़ी माँ को देख वो उस छोटे से मासूम बच्चे की तरह चिपक रोने लगते हैं जिसका पसंदीदा खिलौना किसी ने उससे छीन लिया हो। ताई जी, मेरी पगली, वो यहाँ क्लिफ से पगली की पगली ही निकली। नहीं सोचा उसने मेरे बारे में। माँ ने उससे कुछ कहा और वो इतना बड़ा कदम उठा गई। ताई जी, आप बोलिए उससे अभी वापस आ जाए। उसकी आदत है मुझे तंग करने की, लेकिन अभी रात गहरा रही है, उसे वापस आ जाना चाहिए। अर्पिता, मेरे लिए आ जाओ, आप कहिए उससे ताई जी। कहते हुए शान शोभा की गोद में सर छुपाकर रोने लगते हैं। शोभा जी उनके सर पर हाथ फेर उन्हें शांत करने की कोशिश करती हैं। वहीं परम ये जान शॉक्ड हो जाते हैं कि उसकी छोटी भाभी ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया। रात गुजर जाती है लेकिन शान यूं ही शोभा की गोद में सर रखे बैठे रहते हैं। सुबह हो जाती है। सर्च टीम एक बार फिर काम पर लग जाती है। यूवी और पूर्वी दोनों ही क्लिफ पर वापस आ जाते हैं। चारों ओर उजाला देख प्रशांत उठकर वापस आ जाते हैं और उम्मीद भरी निगाहों से क्लिफ की ओर देखते हैं। उनके पीछे उन्हें संभालने के लिए शोभा और परम भी चले आते हैं। कुछ घंटों की सर्च के बाद सर्चिंग टीम दूसरी ओर से ऊपर आ जाती है और आकर यूवी, पूर्वी, परम और प्रशांत से कहती है, नीचे कोई नहीं मिला। आपकी पत्नी कहाँ है, उनके साथ क्या हुआ, कुछ सुराग नहीं मिला और घटना को भी 24 घंटे हो चुके हैं। हमें नहीं लगता कि वो अब तक। कह वो चुप हो जाते हैं। मानवीय संवेदनाएं उन्हें आगे बोलने की इजाजत नहीं देती, सो मौन रह जाते हैं। आप सब झूठ बोल रहे हैं। वो मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती। वो रूठ कर छुप सकती है, मुझे तंग कर सकती है, मुझसे लड़ भी सकती है, लेकिन वो मुझसे इतना प्यार करती है कि जीवन पथ पर मुझे यूं अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। आप सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं आप सबका विश्वास नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ उसके दिए 7 वचनों पर भरोसा है। वो ऐसा नहीं कर सकती, कभी नहीं। वो आएगी, जरूर आएगी। मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। मेरी पगली वहां क्लिफ पर मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर मैं उसे नहीं मिला, वो रूठ जाएगी। अपू, कहते हुए शान वहां से दौड़ जाते हैं और उन्हें देख शोभा और परम भी आते हैं और आगे क्लिफ के पास खड़े हुए पुलिस के 2 सिपाही उन्हें वहीं रोक लेते हैं। शोभा शान को इतना परेशान देख उसे संभालते हुए बोली, प्रशांत, अर्पिता आ जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद को संभालना जरूरी है। चलो चलकर कमरे में रेस्ट कर लो। कल से बिल्कुल नहीं सोए हो तुम, यूं ही परेशान रहे हो। और शोभा शान को जबरन खींचते हुए रूम में बुला ले जाती है और उन्हें रेस्ट करने को कहती है। लेकिन शान वापस से खिड़की की ओर देखने लगते हैं। मैं अभी आती हूँ, कहीं जाना नहीं, ठीक है? शोभा ने शान से कहा और शान को कमरे में छोड़कर शोभा परम को लेकर बाहर आती है और कहती है, परम, प्रशांत के मस्तिष्क को आराम मिलना बहुत आवश्यक है। तुम एक काम करो, यहाँ कहीं आसपास कोई डॉक्टर हो तो उसे यहाँ ले आओ। वो इसे नींद आने के लिए दवा दे देगा, तब जाकर ये शांत हो पाएगा। उसी समय हम इसे यहाँ से लेकर घर के लिए निकलेंगे। ये जितनी देर यहाँ रहेगा उतना ही ज्यादा परेशान रहेगा। ठीक है माँ, परम ने कहा और रिसेप्शन पर जाकर डॉक्टर के बारे में पता कर डॉक्टर के पास जाकर उसे साथ लिए शान के पास चले आते हैं। और डॉक्टर को देख शोभा शान से कहती है, प्रशांत, तुम्हें अर्पिता को ढूंढना है ना, तो उसके लिए तुम्हारा शांत चित्त रहना आवश्यक है। तुम कुछ देर रेस्ट कर लो, फिर हम अर्पिता को ढूंढेंगे, ठीक है? ताई जी, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। मैं आराम करने लगा तो अर्पिता को कैसे ढूंढूंगा? आप भी ना यूं ही डॉक्टर को परेशान कर रही हैं। शान शोभा जी से बोले, जिसे देख शोभा शान को समझाते हुए बोली, अब तुम अपनी ताई जी की बात नहीं मानोगे? आपकी तो हर बात मानता हूँ, ये भी मान लूंगा ताई जी। शान की बात सुन शोभा ने परम की ओर इशारा किया तो परम ने डॉक्टर से नींद की दवा के लिए बोला। डॉक्टर ने दवा का एक इंजेक्शन शान को लगा दिया, जिसके प्रभाव से वो जल्द ही नींद में चले जाते हैं। अभी ये नींद में है और 12 घंटे से पहले उठने वाले नहीं हैं। धन्यवाद डॉक्टर। और परम डॉक्टर को वहां से लेकर चला जाता है और उसके बाद परम और शोभा जी टैक्सी कर शान को साथ ले वहां से लखनऊ के लिए निकल जाते हैं। वहीं यूवी और पूर्वी दोनों शान को देख कहते हैं, सर को देखकर यकीन आता है कि इस इश्क के कई रूप हो सकते हैं। यूवी पूर्वी को संभाल कर लेकर अपने घर के लिए निकलते हैं। वहीं शान का सर अपनी गोद में रखे उसे सहलाते हुए शोभा प्रशांत के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित होती हैं। दिन से रात हो जाती है और वो लखनऊ पहुंचने ही वाले होते हैं। शोभा जी कुछ सोचती हैं और प्रशांत से बोली, इसे लखनऊ नहीं घर लेकर चलते हैं। परम किसी को उसकी करनी का एहसास दिलाना बेहद जरूरी है। ठीक है माँ, परम ने कहा और ड्राइवर से बांदा निकलने को कहते हैं। वहीं शान की बेहोशी टूटने लगती है, जिसे देख शोभा कहती है, परम, प्रशांत होश में आ रहा है। अगर वो जिद करे तो गाड़ी रोकना नहीं, घर जाकर ही रोकना, ठीक है? समझ गया माँ, परम ने कहा। वहीं शान अपनी आंखें खोलते हैं और सामने शोभा जी को देख बोले, ताई जी आप, अर्पिता मिल गई क्या? वो वापस आ गई?